डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल एम एन से, और डायरेक्शन रेशो को एबीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कंडीशन मैंने बताई थी कि अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है तो एल बराबर कॉस अल्फा और एम बराबर कॉस बीटा और एन बराबर कॉस गामा होता है, जहां अल्फा बीटा गामा उस स्ट्रेट लाइन के एक्स वाई और जेड एक्सिस से एंगल है। साथ ही साथ अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन है तो उस कंडीशन में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है। अगर आपको एबीसी की वैल्यू पता है तो उस कंडीशन में अगर आप ये गिवन है और आपको एलिमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एल बराबर होता है ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एम बराबर होता है बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरीके से एन की जो वैल्यू होती है वो होती है सी डिवाइडेड बाई ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका मतलब अगर हमें डायरेक्शन रेशो अगर पता है तो उस कंडीशन में हम डायरेक्शन कोसाइन की जो वैल्यूज है उनको कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले की हेल्प। साथ ही साथ अगर कोई स्ट्रेट लाइन है जो दो पॉइंट से पास होती है, मान लीजिए एक पॉइंट P1 है जिसको हम x1 y1 z1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट है ये, और दूसरा जो पॉइंट है वो x2 y2 z2 है जो कि B पॉइंट है। एक स्ट्रेट लाइन है जिस पर ये पॉइंट दे रखा है, पहला पॉइंट ए दे रखा है, दूसरा पॉइंट बी दे रखा है। तो उस कंडीशन में अगर हमें इस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन रेशो निकालने हो, dr ऑफ AB अगर हमें निकालना हो तो हम लिखेंगे x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे सपोज करो कि मैंने एक पॉइंट ए जो लिखा है वो मैंने ले लिया 1 2 3 ले लिया, जो दूसरा पॉइंट है वो बी है वो मैंने ले लिया 3 4 5 ले लिया, ठीक है। और अगर मुझे dr कैलकुलेट करने हैं, dr ऑफ AB कैलकुलेट करना है तो मैं लिखूंगा 3 माइनस 1 4 माइनस 2 5 माइनस 3। इट मीन्स AB के जो dr हो जाएंगे वो 2,2,2 हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर हमें दो पॉइंट के मान पता है तो हम उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशो को निकाल सकते हैं। डायरेक्शन रेशो क्या होता है? एबीसी होता है, यानी कि एबीसी हमने निकाल दिया। और अगर हमें एबीसी पता है तो हम एलएमएन भी निकाल सकते हैं। तो अगर जैसे मैंने अभी अभी फॉर्मूला लिखा था एलएमएन का कि एबीसी पता हो तो हम एलएमएन कैसे निकाल सकते हैं? हम लिखेंगे a डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 2 डिवाइडेड बाई 12 क्योंकि ये सेम ही था तो 2 डिवाइडेड बाई 12 एंड 2 डिवाइडेड बाई 12, ये एलएमएन हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट हमें पता है, पहला पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, अगर हमें दो पॉइंट पता है तो हम उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन भी बता सकते हैं और डायरेक्शन रेशियो भी बता सकते हैं और डायरेक्शन कोसाइन भी बता सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो जो है वो एबीसी हो गया, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो एलएमएन हो गया, ठीक है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ऑब्जेक्टिव टाइप में ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि दो पॉइंट दे रखे हैं, डायरेक्शन रेशियो बताओ या डायरेक्शन कोसाइन। साथ ही साथ अगर हमें किसी दो स्ट्रेट लाइन के, एक मिनट जरा फोन अटेंड करो जरा। हाँ यस सर। हाँ तो ये जो है जैसे बता रहा था कि अगर हमें किसी स्ट्रेट लाइन के पर दो पॉइंट अगर हमें पता है तो हम बड़ी आसानी से उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन को कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी भी करके दिखाया। ये चीज तो ये हो गई। साथ ही साथ अगर हमें दो स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन पता है तो हम उन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, और वो फॉर्मूला है cos थीटा बराबर होता है L1 L2 प्लस का M1 M2 प्लस का N1 N2। थीटा क्या है?
मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये आपकी फर्स्ट ए बी मान लिया, दूसरी है पी क्यू। इन दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच हमें एंगल फाइंड आउट करना है, जो मान लिया हमने थीटा है। फर्स्ट स्ट्रेट लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो L1 M1 और N1 है, और दूसरे लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस है वो L2 M2 N2 है। यह डायरेक्शन कोसाइंस वर्ड यूज कर रहा हूं मैं। जो L1 M1 N1 है वो डायरेक्शन कोसाइंस है, डायरेक्शन रेशो नहीं है। तो उस कंडीशन में जो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन cos थीटा को हम इस तरह से फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस ना गिवन होकर डायरेक्शन रेशो गिवन है, इफ dr आर गिवन, dr का मतलब है कि पहले लाइन का जो dr है वो a1 b1 c1 है, और दूसरे लाइन का जो dr है वो a2 b2 c2 है। तो उस कंडीशन में cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस ऑफ b2 स्क्वायर प्लस ऑफ c2 स्क्वायर। तो अगर हमें dr गिवन है चाहे हमें dc गिवन है, दोनों ही स्थितियों में हम cos थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस अंतर केवल इतना ही है कि जब हमें dr गिवन है तो हम स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर करते हैं। और ये तुम्हें पहले से ही पता है कि अगर हमें किसी स्ट्रेट लाइन के dr निकालने हो, dr गिवन हो, तो उस कंडीशन में हम डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए यही चीज लिखते हैं, ये जो लिखा हुआ है ऐसे करके। यानी कि इस कंडीशन में जब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाता है, तब आप देखेंगे कि यहाँ से अगर आप l स्क्वायर करेंगे प्लस m स्क्वायर करेंगे प्लस n स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे अंडर रूट हट जाएगा और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बचेगा, जो कैंसिल होकर 1 कर देगा। इट मींस हमारी ये वाली जो प्रॉपर्टी है, कौन सी वाली, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 1 वाली प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाएगी, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू 1 नहीं होती है। अगर ये 1 होती तो यही डायरेक्शन कोसाइंस होते। तो डायरेक्शन कोसाइंस अगर एबीसी है तो उनके स्क्वायर का सम 1 नहीं होता है, लेकिन अगर एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइंस है तो कंडीशन में उनके स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल को कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही एक प्रॉपर्टी यहीं पर एक और याद कर लोगे कि इफ टू स्ट्रेट लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ AB एंड PQ आर परपेंडिकुलर, अगर ये दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, और 90 डिग्री हो जाने से cos 90 का मान चूंकि 0 होता है, तो इस कंडीशन में L1 L2 प्लस ऑफ M1 M2 प्लस ऑफ N1 N2 का मान 0 हो जाएगा। चाहे हमें डायरेक्शन रेशो गिवन है तब भी यहाँ पर आप देखोगे अगर थीटा का मान मैं 90 रख दूं तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो स्क्वायर रूट में जो टर्म लिखे हुए हैं डिनोमिनेटर के अंदर वो भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि चाहे हम ये कंडीशन लिखें और चाहे हम ऐसे लिख दें a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0, दोनों ही चीजें सेम है परपेंडिकुलर के केस में केवल। तो वहां पर डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो दोनों में से कुछ भी गिवन है, अगर हमें परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन को वेरीफाई करना है तो इसका मतलब है चाहे हम डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है चाहे डायरेक्शन रेशियो गिवन है, फॉर्मूला सेम ही रहता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 या A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 B2 इक्वल टू 0। जैसे क्वेश्चन अगर इसमें मैं कोई देख लेता हूँ जिसमें हमें प्रूव कुछ करना हो, एंगल के बारे में अगर कोई क्वेश्चन अगर मिलता है तो मैं देखता हूँ यहाँ पर। हाँ, जैसे ये लिखा हुआ है
कि उन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करिए जिनके दिक अनुपात दे रखे हैं, यानी कि दिक अनुपात का मतलब डायरेक्शन रेशियो दे रखा है। अब जैसे एंगल हमें फाइंड आउट करना है, थीटा एंगल हमें फाइंड आउट करना है, और जो हमें डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं A1 B1 C1 और दूसरा दे रखा है A2 B2 C2, ये हमें दे रखा है। A1 B1 C1 का जो मान है वो दे रखा है 1 - 2 1, और A2 B2 C2 का जो मान है वो दे रखा है 4 C2, ये दे रखा है। तो अगर हमें थीटा निकालना है तो उसके लिए हमें cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है। cos थीटा का मतलब होता है, हम ये वाला जो ऊपर अभी फॉर्मूला लिखा हुआ था, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे जो ये लिखा हुआ है cos थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन से। तो इसी फॉर्मूले का हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो A1 A2 का मतलब ये हो जाएगा, ये A1 है तो 1 × 4 A1 A2 हो गया, प्लस ऑफ -2 × 3 प्लस ऑफ -1 × 2 A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट, फिर इसके बाद वो मल्टीप्लाई है ये इनटू अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर। तो आप देखोगे ऊपर क्या आ जाएगा, 4 माइनस का 6 और माइनस का 2, कितना आ जाएगा? ये 1 अगर प्लस का था, 1 प्लस का कर दो, माइनस का पूरा आएगा इस हिसाब से, तो है माइनस का पूरा आएगा, माइनस का 4, माइनस का 1 -4 -1 था, क्या था -1 लिखा था, चलो -1 ही लिखा रहता, जो लिखा हुआ 1 × 4 -2 × 3 -1 × 2, कितना ये आ जाएगा डिवाइडेड बाई, और बता डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 4 + 1 + 1, ये अंडर रूट 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 29। तो इसका मतलब cos थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -4 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 6 और अंडर रूट ऑफ 29। जो भी मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो उसकी। तो ये इस तरीके से लिख सकते हो। एक्चुअल में क्वेश्चन में जो लिखा हुआ था ना, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो ये लिखा हुआ था, जो बुक में जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो यहाँ प्लस था। अगर ये प्लस होता तो ये प्लस हो जाता और इसका आंसर क्या हो जाता, जीरो। इसका आंसर 0 हो जाता, मतलब बुक में ये क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, तो ये 0 हो जाता। तो 0 हो जाने से cos थीटा की वैल्यू 0 हो जाती, और cos थीटा की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। तो निकालने का तरीका यही रहेगा जो ये फॉर्मूला मैंने यूज करा, कि अगर हमें दो स्ट्रेट लाइन है इनके डायरेक्शन रेशो अगर हमें पता है और उनके बीच का अगर हमें एंगल बताना है, तो एंगल बताने के लिए हम ये छोटा सा फॉर्मूला है उसको याद रख सकते हैं और एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है नहीं। और ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन करने से कोई इतना ज्यादा बेनिफिट तो है नहीं, क्वेश्चन तो काफी सारे हैं। ये क्वेश्चन तो मैंने कराया ही था कि कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस से इतना एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से इतना बनाती है, तो जेड एक्सिस से कितना बनाएगी। ये क्वेश्चन तो मैंने बताया था तुम्हारे लिए। देखो अब एक नया, ये समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो इसमें। ये सर आ गया समझ। चलो देखो, इसके बाद मैं एक नया टॉपिक तुम्हें बता रहा हूँ, और टॉपिक का नाम है प्लेन। हिंदी में समतल कहते हैं इसको, प्लेन। प्लेन इस तरीके से, जैसे ये एक प्लेन है, ये इस प्लेन पर ये परपेंडिकुलर है, ये इस तरीके से 3 डायमेंशनल इमेज है, ये प्लेन है, और ये प्लेन के ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है। प्लेन के अंदर अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आप बनाते हो तो प्लेन पर जो परपेंडिकुलर है वो ये एंगल जो होगा वो इसका 90 डिग्री बनाएगा ही यहाँ पर।
तो अगर हम कोई भी चाहे हम पेपर ले लें, पेपर के ऊपर परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करें, अपवर्ड नॉर्मल, नॉर्मल कह सकते हो इसको, अपवर्ड नॉर्मल या डाउनवर्ड नॉर्मल। तो जो अपवर्ड नॉर्मल या डाउनवर्ड नॉर्मल है वो नॉर्मल पेपर के जो पेपर है वो प्लेन जो है उस प्लेन से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, चाहे लाइन कोई सी भी क्यों ना हो। ठीक है, और चूंकि नॉर्मल आप कहीं पर भी बनाओ उसकी जो डायरेक्शन है वो वही रहेगी। तो इसका मतलब नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइन से डायरेक्शन रेशियो है वो जो है आपको डायरेक्शन कोसाइन जो भी होंगे वो फिक्स होंगे उसके नॉर्मल। तो जब हम प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन को हम लिखते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी जेड और प्लस का डी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन है, इसको आप याद रखना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये प्लेन की इक्वेशन है। इसमें ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है, ए बी सी डी और कॉन्स्टेंट। साथ ही साथ इसमें एक कंडीशन और भी होती है, वो ये है कि एबीसीडी कॉन्स्टेंट तो है लेकिन जो एबीसी है, एबीसी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। अगर हम प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो अगर उसमें हम x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और z का कोफिशिएंट देखें, डी से कोई मतलब नहीं है, ये तो कांस्टेंट है ही है, कांस्टेंट तो एबीसी भी है। लेकिन अगर हम इस तरीके से लिखते हैं a, b, c, तो ये उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। डायरेक्शन रेशियो क्या चीज है? डायरेक्शन रेशियो भी अपने आप में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो और डायरेक्शन रेशियो अगर हमें पता है तो हम उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन की कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे तुम देख रहे हो कि नॉर्मल क्या चीज है, नॉर्मल भी अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है और कोई नई चीज नहीं है वो भी। तो जब अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि नॉर्मल के डायरेक्शन कोसाइन भी होंगे, डायरेक्शन रेशियो भी होंगे। अगर हमें किसी भी स्ट्रेट लाइन पर 2 पॉइंट पता है तो हम उस स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो को बता सकते हैं। तो अगर हम किसी प्लेन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 लिखते हैं तो उस कंडीशन में a, b, c उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, दिक अनुपात, ना कि दिक कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन की बात नहीं की जा रही है, एबीसी यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई पॉइंट अगर हम ले लें और उस पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो, सपोज करो इफ प्लेन पासिंग थ्रू x1 y1 z1, कोई प्लेन है जो x1 y1 z1 से पास होता है, तो उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? अगर हमें एक पॉइंट दे रखा है तो हम कैसे लिखेंगे? जैसे सपोज करो इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन अगर हमें लिखना है और पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू 1 2 3 अगर ऐसे करके लिखा हुआ है, प्लेन की इक्वेशन निकालो जो 1, 2, 3 के पास होता है, तो सीधे सीधे हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ। बस क्या करना है, एक बिंदु से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें लिखनी है, तो जो बिंदु है उसको x1 y1 z1 की तरह मान लेना है। प्लेन की इक्वेशन जो लिखी है उसमें सीधे सीधे ये लिख दिया जाएगा a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू वाई माइनस 2 प्लस c इंटू जेड माइनस 3 इक्वल टू 0। बस। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।
कि कम से कम वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप में जो क्वेश्चन आएंगे उससे यही जज करना होगा कि तुम्हें कम से कम प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला पता है। कि एक जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होती है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। तो एक बिंदु से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन को तुम लिख सकते हो a इंटू एक्स माइनस वन प्लस b इंटू वाई माइनस टू प्लस c इंटू जेड माइनस डी इक्वल टू 0। ठीक इसी तरीके से अगर हमें कंप्लीट सॉल्यूशन की बात करेंगे, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, तुम लोग करके देखना। सपोज करो कि यही जो प्लेन है वो किन्हीं दो बिंदुओं से और पास होता है। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहां पर जो अननोन वेरिएबल है वो 4 थे, अननोन वेरिएबल थे 4, ए बी सी डी। एक बिंदु के पता होने से डी इलिमिनेट हो गया, डी हट गया इक्वेशन से। अब वेरिएबल रह गए 3। अगर हमें दो इक्वेशन और पता चल जाए तो हम एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और दो इक्वेशन हमें कैसे पता चलेंगी, अगर हमें दो बिंदु और गिवन है तो हम उन दो बिंदुओं की हेल्प से इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यही प्लेन इन्हीं दो और बिंदुओं से भी पास होता है और हमें कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूं डिटरमिनेंट फॉर्म में। देखो जैसे मैंने ये लिख दिया कि एक बिंदु और मान लिया 1 1 1 और दूसरा बिंदु मैंने और मान लिया 1 2 1। ये इस तरीके से अगर मैंने लिख दिया तो जो भी इक्वेशन तुम्हारी पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करने पे मिलेगी उसी इक्वेशन में 1 1 1 को सेटिस्फाई करा देने पर एक नई इक्वेशन हमें मिल जाएगी। अगर हमने इसमें 1 1 1 सेटिस्फाई कराया तो हो जाएगा a इंटू 0 प्लस b इंटू माइनस 1 और प्लस c इंटू माइनस 2। तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से जो तीसरा बिंदु है 1 2 1, तो ये हो जाएगा a इंटू 0 प्लस का b इंटू 0 और प्लस का c इंटू माइनस 2। इक्वेशन नंबर 3। अब हमारे पास तीन इक्वेशन हो जाएंगी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इन तीनों इक्वेशन की हेल्प से ए बी सी की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड से करें चाहे डिटरमिनेंट मेथड से करें। ए बी सी की जो वैल्यू निकलेगी उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देने पर हमें इक्वेशन ऑफ द प्लेन फाइनल प्राप्त हो जाएगा। एक नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो एक नंबर में हो सकता है केवल इतना ही क्वेश्चन आ जाए जो यहाँ से यहाँ तक ही हो रहा है बस। ये केवल 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ तक ही हो सकता है। एक बिंदु से पास वाले प्लेन की इक्वेशन क्या है, हाँ बताओ। सर ये समझ नहीं आया सर इससे नीचे वाला सर एक बार और रिपीट करना सर। इसको ये है, इसमें केवल ये लिखा हुआ था कि प्लेन की इक्वेशन जो फाइनली आंसर है वो कैसे निकलेगा, जब तक हम एबीसी को पूरा पूरा कैलकुलेट नहीं कर लेंगे तब तक वो नहीं निकलेगा। एक बिंदु से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमने लिख तो दी, लेकिन क्या हमें यहाँ पर एबीसी का मान पता चल पाया, नहीं चल पाया। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर हम केवल एक नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो वो केवल कितना पार्ट दे सकता है, इससे केवल वो ये जान लेगा कि तुम्हें इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है वो पता है। लेकिन जो क्वेश्चन नॉर्मली जो 3 नंबर और 5 नंबर में आते हैं उसमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें 3 बिंदु दे रखे होते हैं। पहला बिंदु 1 2 3 दे रखा है, दूसरा बिंदु 1 1 1 दे रखा है, तीसरा बिंदु 1 2 1 दे रखा है। क्वेश्चन ये आता है 3 बिंदुओं से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन बताइए। तो हम सबसे पहले एक बिंदु से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन लिखते हैं जो इक्वेशन नंबर 1 लिख गई। उसके बाद इसी इक्वेशन में दूसरा बिंदु सेटिस्फाई कराते हैं। दूसरा बिंदु मतलब x बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 1 रखते हैं, z बराबर 1 रखते हैं, उससे इक्वेशन नंबर 2 मिल जाती है। तीसरी इक्वेशन में x बराबर 1 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं, z बराबर 1 रखते हैं, तो तीसरी इक्वेशन मिल जाती है। अब हमारे पास तीन इक्वेशन है 1 2 3। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो एबीसी का मान हमें मिल जाएगा वो मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी। अब ये चूंकि बड़ा क्वेश्चन है तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी कम हो गई, लेकिन फिर भी मैंने पार्ट पूरा बता दिया, सॉल्व मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो एक नंबर के हिसाब से तो वो केवल इतना ही पार्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है।
अगर हम तीनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो उसको एलिमिनेशन मेथड लगाएं चाहे डिटर्मिनेंट मेथड लगाएं, दोनों में से किसी भी मेथड से यूज कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट मेथड का मतलब क्या होता है कि एबीसी के जो कोफिशिएंट है उसको लिख लेते हैं, तुम्हें याद होगा ये ऐसे करके, ये 0 -1 -2 एंड 0 और 0 और माइनस, ये बराबर 0, यानी कि तीनों इक्वेशन से एबीसी के कोफिशिएंट लिखकर डिटर्मिनेंट बना लिया, सारणिक बना लिया। सारणिक का जो सॉल्यूशन होगा वो एक्स वाई जेड के बीच में एक रिलेशन आ जाएगी और वही रिलेशन प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये तो हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन। चाहे हम एलिमिनेट करते हुए एबीसी का मान निकालें और अगर तुम्हें उससे दिक्कत हो रही है तो हम एबीसी के कोफिशिएंट से डिटर्मिनेंट बना लें और डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन कर लें। एक क्वेश्चन ऐसा तुम करके देखना, अगर सार्थक की बुक है तो उसमें जो है तुम्हारे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें बिंदु दे रखे हैं और प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर। ठीक है, एक दो चीज इसमें और बता देंगे कल प्लेन में, और फिर तो क्या कहते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं बनाता हूँ और वो केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही मैं तुम्हारे सामने और डिस्कस करूंगा, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अब पेपर का पैटर्न ही कुछ इस टाइप का है कि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी करना भी कोई वो नहीं है जरूरी। ठीक है, नहीं है तो कल जो है मैं देखता हूँ प्लेन में जो कुछ एक दो चीजें इंटरसेप्ट फॉर्म और एक चीज और उसमें रह गई है उसको कल और देख लेते हैं, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, डेली केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। सर दूसरी क्लास का टाइम हो गया सर। हाँ, ठीक है भैया, थैंक यू सर। थैंक यू सर। रिजल्ट भी आ गया सर। आ गया आ गया, हाँ खुला है सर। चलो ठीक है, अटेंडेंस मार्क कर दी ना।